Hello friends, my name is CS Mayank Agrawal and I welcome you all in my lecture of economics. आज मैं आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड का कुछ और एस्पेक्ट बताने जा रहा हूं, कुछ और पार्ट्स हैं। हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद हमने देखा था इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को अजम्पशंस, रीजंस, ये सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक, तो आइए बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, those who are new in my class, let me introduce myself with you guys. I am CS Mayank Agrawal and I am basically the faculty of Economics, Business Management and Jurisprudence, Interpretation and General Law. I teach to the students of class 11th, 12th, CS, CMA Foundation and CS Executive. Okay, so guys, this is all about me. This is my number, that is 7001299551. I have provided it just to help you guys that whenever you are facing any kind of problem or doubt in any subject, you can directly contact me. Okay, so guys, now let us start. What are the assumptions for proving the law of demand? इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं, लॉ ऑफ डिमांड रेफर्स टू, या लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट when the price of a given commodity increases, the quantity demanded of the given commodity decreases. When the price of the given commodity decreases, the quantity demanded of the given commodity increases. It means there is an inverse relationship between the price of the given commodity and the quantity demanded of the given commodity. उसके बाद एक और लाइन है उसमें, that is there is an inverse relationship between the price of the given commodity and quantity demanded of the given commodity, ceteris paribus. ये सिट्रस पेरिबस का मतलब होता है कीपिंग द अदर थिंग्स कांस्टेंट। कीपिंग द अदर थिंग्स कांस्टेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी के अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स है वो सब कुछ क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आप कोई कमोडिटी परचेस करते थे, उसकी कीमत थी 100 रुपया, जिसमें आप 10 यूनिट्स परचेस करते थे। अब उस पर्टिकुलर कमोडिटी की कीमत बढ़ के 20 रुपए हो गई। ऑब्वियस सी बात है कि आप उसकी डिमांड कम कर दोगे, लेकिन अगर आपकी इनकम भी साथ साथ बढ़ जाती है, मतलब जब उस पर्टिकुलर कमोडिटी की कीमत 100 रुपए थी, तब आपकी इनकम जो थी वो 20,000 रुपए थी। जब वो बढ़ के 200 हो गई, तब आपकी इनकम भी बढ़ के कितनी हो गई, 30,000 रुपए हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ इनकम भी इंक्रीज हो रहा है, तो हो सकता है कि डिमांड में कोई ज्यादा फर्क ना आए। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड फिर क्या होगा, सही प्रूफ नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई वी मेक सर्टेन अजम्पशन। नाउ लेट अस सी व्हाट अजम्पशंस वी मेक. So first thing, that the price of the substitute goods remains constant. Now what do you mean by substitute goods? Substitute goods are those goods which can be used in place of other good. For example, मान लीजिए कि इस मार्कर के बदले मैं चौक का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, तो इस मार्कर के लिए जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा वो कौन सा होगा, वो होगा चौक। ठीक, दूसरा है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पे मान लीजिए कोई कमोडिटी है, उसको आप लोगों को क्या करना है, दोनों को साथ में कंज्यूम करना है, तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा। फॉर एग्जांपल, इस मार्कर को मैं तब तक यूज नहीं कर सकता जब तक इसमें मैं इंक ना डाल दूं। इसका मतलब यह हुआ दैट इंक इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉर मार्कर। थर्ड वन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कंज्यूमर्स की इनकम, ये तीनों ही चीजें हमें कांस्टेंट रखनी पड़ती है। हम अज्यूम करते हैं दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ इनकम भी इंक्रीज हो रही है, तो हो सकता है आपके डिमांड में कोई फर्क ना आए, और उस केस में लॉ ऑफ डिमांड फिर फुलफिल नहीं हो पाएगा, मतलब सही प्रूफ नहीं हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर मान लीजिए कि आप फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट करें, मतलब आज आप एक्सपेक्ट करें कि फ्यूचर में इसका प्राइस क्या हो सकता है बेटा, चेंज हो सकता है, तो यहां पे क्या होगा आपका कि अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि फ्यूचर में पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज आप ज्यादा कीमत पे भी क्या करोगे, ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे, बिकॉज आपको लग रहा है कि फ्यूचर में और बढ़ने वाला है, तो बढ़ी हुई कीमत पे भी और खरीद रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ डिमांड फेल। देयरफॉर टू होल्ड द लॉ ऑफ डिमांड ट्रू, वी नीड टू अज्यूम दैट ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए बेटा,
अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की। ठीक, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। सो देयर आर बेसिकली टू फैक्टर्स, और द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड सेकेंड दैट इज अदर फैक्टर्स। अब आइए जानते हैं कि इस दोनों को इन दोनों फैक्टर्स के कारण किस तरीके से डिमांड पे प्रभाव पड़ता है, प्लस ग्राफ में इसका किस तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक, बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए। ठीक, और यहीं से आगे के टॉपिक्स बेस बनेंगे। लॉ ऑफ डिमांड या थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर की खासियत यह है कि सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है। अगर आपने एक भी टॉपिक ठीक से नहीं समझा या एक भी टॉपिक स्किप करके देखा, आगे के टॉपिक नहीं समझ में आएंगे। इसलिए बेटा ध्यान से देखना और एक एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। नाउ जब बात हो रही है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की, तो उसमें पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, जो मेन फैक्टर है कि जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, और जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। यस और नो, कॉमन सी बात है। जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी आप बढ़ा दोगे, जो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी आप घटा दोगे। अब ये क्या लिखा है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसको थोड़ी देर के बाद समझेंगे। पहले ये टेबल लेते हैं। टेबल में क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी इज 20। व्हेन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी इज 20, द क्वांटिटी डिमांडेड इज 100। ठीक, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, प्राइस गॉट रिड्यूस टू ₹10। अब प्राइस कितना हो गया, 10 रुपए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर दोगे बेटा, बढ़ा दोगे। कितना कर दोगे, 100 से 120 कर दोगे। अब मैं अगर इसे ग्राफ में प्लॉट करूं, ध्यान से देखना, अब मैं इसे अगर ग्राफ में प्लॉट करूं तो ये आपका है 20। ठीक, दिस इज प्राइस। यहां पे हम लोग लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, और यहां पे हम लोग लेते हैं प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। ठीक, यहां पे हम लोग y एक्सिस में क्या लेंगे बेटा, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, x एक्सिस में क्वांटिटी ऑफ द गिवन कमोडिटी। अब देखिएगा 20 रुपए के प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 100। सो मान लीजिए दिस इज योर 100 यूनिट्स। सो एट द प्राइस ऑफ ₹20 वी हैव डिमांडेड 100 यूनिट्स। अब समझना प्राइस क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। Now the price got reduced to ₹10. Price got reduced to ₹10, जिसकी वजह से मेरी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। कितनी हो गई, 100 से 120 हो गई। मतलब यहां से आगे बढ़ जाएगा ये हो गया हमारा कितना, 120। ठीक, whenever there is a change we need to present it by dotted lines। ठीक, यहां तक क्लियर है किसी को, यहां तक क्लियर सबको, किसी को कोई डाउट। ठीक, अब इसके बाद दूसरा लेते हैं। तो ध्यान से देखना, जब मेरा प्राइस क्या हो रहा है, कम, तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रही है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट बेटा, एक्सपेंशन। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्सपेंशन। So when the price reduces, quantity demanded increases, and that is why it is known as what, expansion। तो जब भी प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ेगी, जब भी प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, एक्सपेंशन। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन। ना कॉन्ट्रैक्शन मतलब when the price of the given commodity reduces, when the price of the given commodity increases from 20 to 30, then my quantity demanded decreases from 100 to 80। अब इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले क्या हो रहा था, 20 से 10 हो रहा था, अब 20 से 30 हो रहा है, ये हो गया 30, जिसकी वजह से मेरी क्वांटिटी घट के कितनी हो गई, 100 से 80। यहां पे 80 आएगा मान लो, तो ये मैंने, ठीक। अब अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये जो है ये चेंज हो गया, ये चेंज जो है वो डॉटेड लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ अब अगर मैं देखूं ग्राफ को ध्यान से,
तो प्राइस बढ़ने की वजह से मेरा क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, श्रिंक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। अब मैं अगर इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ूं तो यू विल गेट अ डिमांड कर्व, यू विल गेट अ डिमांड कर्व। और ये जो डिमांड कर्व है ये हमारा जब प्राइस क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, जब प्राइस कम हो रहा है 20 से कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 से बढ़ के कितना हो गया, 120। वहीं जब प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड घट के कितना हो गया, 80। अब यहां पे दो मूवमेंट आ रहा है आप लोगों का, ध्यान से देखिएगा, दो मूवमेंट। दिस इज व्हाट, डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। अब यहां पे जो डिमांड कर्व है वो चेंज हो रहा है कि सेम डिमांड कर्व है, सेम डिमांड कर्व है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जबकि ये वाला अगर पॉइंट देखेंगे तो दिस इज व्हाट, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। सो यहां पे दो चीज समझ में आई कि एक्सपेंशन में कैसा होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और कॉन्ट्रैक्शन में कैसा होता है, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये एक और चीज अपने सामने है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अपवर्ड मूवमेंट। हालांकि मैं इसका एक समरी आपको अभी दूंगा। आई होप यहां तक क्लियर है, आप इसे एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर मैं अदर फैक्टर्स की तरफ आता हूं। चलिए बेटा, अब अदर फैक्टर्स की बात करते हैं, तो ध्यान से सुनना। अदर फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें आती है, मैं एक एक करके आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी ये समझ लीजिए, एक एग्जांपल लेता हूं अदर फैक्टर में, एंड दैट इज इनकम। अब मान लीजिए कि अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज आता है। कैसा चेंज आता है बेटा, फेवरेबल चेंज आता है। फेवरेबल चेंज का मतलब क्या, कि हमारे लिए वो फायदेमंद चेंज है। हमारे लिए फायदेमंद चेंज होने का मतलब, मान के चलिए कि मेरी इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, एक चीज बहुत ध्यान रखना, जब मैं प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी का एनालिसिस करूंगा तो मैं अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखूंगा, और जब मैं अदर फैक्टर्स का एनालिसिस करूंगा तो मैं प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी को कांस्टेंट रखूंगा, ठीक। क्योंकि अगर दोनों को हम लोग चेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। इसलिए हम लोग ध्यान से समझना, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द प्राइस, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन वी नीड टू कीप द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी कांस्टेंट। तो यहां पे देखिए, फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर, मेरे एग्जांपल में अदर फैक्टर क्या है बेटा, इनकम, वाई फॉर इनकम। तो यहां पे जो इनकम है वो 1000 रुपए से बढ़ के कितना हो गया, 2000। जब 1000 रुपए था और प्राइस 10 रुपए था तो मैं 100 यूनिट कंज्यूम करता था, ठीक। अब यहां पे देखना, इसको मैं कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूं। ये है आपका, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये हो जाता है हमारा 2000 से 3000, और ये है हमारा 2000 से 1000, ठीक। हालांकि उसमें अगर नहीं भी चेंज करते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका कुछ पर्पस है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अब मान लीजिए कि मेरी इनकम 2000 से बढ़ के कितनी हो गई, 3000 रुपए। प्राइस क्या है, पहले भी 10 रुपए था, अभी भी 10 रुपए, बट मेरे इनकम में इंक्रीज आने की वजह से, अदर फैक्टर में फेवरेबल चेंज आने की वजह से मेरा क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, बढ़ गई है। अब समझना, इसको ग्राफ में अगर प्लॉट करेंगे तो ग्राफ में हमें क्या प्लॉट करना है,
क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी और प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। तो वाई एक्सिस में आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, एंड प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी इज कांस्टेंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे प्राइस जो होगा वो क्या होगा, 10 रुपए ही होगा, और 10 रुपए की कीमत पे क्वांटिटी डिमांड कितना है, पहले 100, पहले कितना है बेटा 100, ठीक। नाउ ड्यू टू चेंज इन द इनकम, ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम, माई क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये जो 10 रुपए का जो प्राइस है ये कांस्टेंट ही रहेगा, बट मेरी डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज होके कितनी हो गई बेटा, 120। और ये जो इंक्रीज हुआ है ये किस वजह से इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम। अब अगर मैं एक डिमांड कर्व बनाऊं तो ध्यान से समझना, ये मेरा एक डिमांड कर्व है डी, लेकिन ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम माई क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, और सॉरी माई डिमांड इंक्रीजेस, ड्यू टू विच माई डिमांड कर्व शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया बेटा, ये हो गया D1 D1, ठीक। ये क्या हो गया हमारा, इंक्रीज, शिफ्ट हो गया, किधर शिफ्ट हुआ बेटा, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक। जबकि अगर मैं बात करूं डिक्रीज इन द डिमांड की, अनफेवरेबल चेंज, अनफेवरेबल चेंज का मतलब मेरी इनकम क्या हो गई है, कम हो गई है। अब इनकम कम होने की वजह से 2000 रुपए से घट के कितनी हो गई, 1000 रुपए हो गई है, जबकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब माई क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, यस और नो, 100 से घट के कितना हो गया बेटा, ये 80। कितना हो गया बेटा, ये 80। यहां पे अब जैसा कि हम लोग यहां पे देख रहे थे कि यहां पे एक्सपेंशन होने पे डाउनवर्ड मूवमेंट था, वहीं यहां पे इंक्रीज होने पे राइटवर्ड शिफ्ट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। और यहां पे क्या हो रहा है बेटा, ये क्या हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या हो रही है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां पे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हो रहा था, सेम डिमांड कर्व था, उसी में मूवमेंट हो रहा था। यहां पे डिमांड कर्व में पूरी तरीके से शिफ्ट आ रहा है, देयरफॉर इट इज शिफ्ट इन द डिमांड। आई होप ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट आता है कि सर आपने तो बताया था कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, यहां पे तो डायरेक्ट हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी बढ़ रही है, इनकम घट रही है तो क्वांटिटी भी घट रही है। तो बेटा वहां पे इनवर्स रिलेशनशिप था, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी। यहां पे मैं एनालिसिस कर रहा हूं अदर फैक्टर्स का, ठीक। तो ये आपका दोनों चीजें कंप्लीट हुई, फेवरेबल चेंज, अनफेवरेबल चेंज, ठीक। अब यहां पे फर्क देखना, यहां पे क्या था, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, जिसमें दो चीजें आती है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। दो प्रकार का मूवमेंट होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, जिसे हम लोग मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं। यहां पे अदर फैक्टर्स में दो प्रकार का चेंज आता है, फेवरेबल चेंज और अनफेवरेबल चेंज। फेवरेबल चेंज में आता है इंक्रीज इन द डिमांड, और अनफेवरेबल में चेंज आता है, उसको हम लोग कहते हैं डिक्रीज इन द डिमांड। यहां पे राइटवर्ड शिफ्ट होता है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो यहां पे आपको वर्डिंग्स बहुत ध्यान में रखना है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर मैं एक समरी चार्ट आपके लिए प्रस्तुत करता हूं, ठीक है। चलिए बेटा, आई होप आप लोग को ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब मैं एक समरी चार्ट लेके आया हूं जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रिवाइज करने बैठोगे एट द लास्ट मोमेंट, आपको पूरा पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक चार्ट लेके आया हूं, रिवीजन चार्ट, जिसकी मदद से आप पूरे कंसेप्ट को विद इन 5 मिनट्स पूरा रिवाइज कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब ध्यान से समझना मैं कैसे इसको बाइफोकेट किया हूं, चार्ट को फिर समझते जाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, अदर इज अदर फैक्टर्स।
ठीक, तो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी में दो चेंज आ सकता है, या तो इंक्रीज इन द प्राइस होगा या डिक्रीज इन द प्राइस होगा। इंक्रीज इन द प्राइस हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और डिक्रीज इन द प्राइस हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। जब डिक्रीज इन द प्राइस होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज होगी। डिक्रीज इन द प्राइस होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से एक मूवमेंट आएगा जिसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेंशन। वहीं अगर इंक्रीज इन द प्राइस होता है तो क्या होगा, डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड दैट विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन हो रहा है जिसकी वजह से डाउनवर्ड मूवमेंट आ रहा है अलोंग द सेम डिमांड, और प्राइस इंक्रीज होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इसीलिए आपको ध्यान क्या क्या रखना है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। उसके साथ एक और चीज है, इसे हम लोग कहते हैं, इसको आप अल्टरनेटिव नेम भी कह सकते हो या इसको हम कॉन्सिक्वेंस बोल सकते हैं, ज्यादा बेहतर नाम रहेगा, कॉन्सिक्वेंस। इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी में चेंज आने की वजह से आपका क्या होता है, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। क्या होता है बेटा, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। अब बात करते हैं अदर फैक्टर्स की। तो अदर फैक्टर्स में हमने देखा दो चेंज हो सकता है, फेवरेबल चेंज और अनफेवरेबल चेंज। अगर किसी अदर फैक्टर में फेवरेबल चेंज होता है, जैसे मैंने इनकम लिया था, इनकम में अगर इंक्रीज होता है इनकम में, तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड, मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट। और अगर डिक्रीज इन द इनकम होता है तो देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं क्या, चेंज इन द डिमांड। क्या कहते हैं बेटा, चेंज इन द डिमांड। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये समरी चार्ट है, आपको क्या क्या ध्यान रखना है, फैक्टर्स, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, change, expansion and contraction, movement along the same demand curve, downward movement along the demand curve, upward movement along the demand curve। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे फैक्टर का नाम क्या है, अदर फैक्टर्स। हमने एग्जांपल लिया इनकम। इनकम में अगर फेवरेबल चेंज आता है मतलब इनकम इंक्रीज होती है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इनकम डिक्रीज होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इसे हम लोग कहते हैं चेंज इन डिमांड। आपको ये बहुत ध्यान रखना है, वर्डिंग्स का याद रखना है, ये वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी वर्डिंग्स है लेकिन ये आपके पूरे एमसीक्यूज को पलट के रख देगी, इसलिए ध्यान से समझना। कोई भी डाउट हो तो मुझसे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, प्लीज आप इसे नोट डाउन कर दीजिए। ओके, सो गाइज आई होप आप लोग को ये क्लास पसंद आई होगी और आपको सब कुछ आज समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए और प्रॉपरली रिवाइज करते जाइए। अगर कोई भी डाउट हो तो ये मेरा नंबर है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर पेशेंटली लिसनिंग।